एक सीनियर पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर मैंने अपने करियर में अनगिनत चुनाव कवर किए हैं और जब भी इलेक्शन का मौसम आता है तो एक अलग ही तरह का माहौल होता है। आसमान में एक के बाद एक उड़ते हुए दर्जनों हेलीकॉप्टर, शहर के हर बड़े चौराहे पर लगे हुए लाखों के होर्डिंग्स और रातों रात चलने वाले हाई टेक सोशल मीडिया वॉर रूम्स। ये सब देखकर एक आम इंसान को लगता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे जश्न को देखते हुए मेरे दिमाग में हमेशा एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है कि आखिर इस महाआयोजन का बिल कौन भर रहा है? मतलब ये सारा पैसा आता कहाँ से है? सही सवाल है। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारा मिशन है प्राइस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की असली कीमत को डिकोड करना। आज का हमारा बेस है आकाश कुमार भोई के स्मार्ट वोटर फॉर्मूला के 12 नेशनल पॉइंट्स और द मनी ट्रेल रिसर्च के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनाव में खर्च होने वाले हर एक रुपए की छिपी हुई कीमत कैसे सीधे आम नागरिकों की जेब से वसूली जाती है। बिल्कुल। और एक फोरेंसिक अकाउंटेंट की नजरिए से जब मैं इस पूरे चुनावी तामझाम को देखता हूं तो मुझे ये कोई लोकतंत्र का त्योहार या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लगती। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा और बेहद कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ऑपरेशन है। फाइनेंशियल ऑपरेशन? जी। मार्केट का एक बहुत सीधा सा उसूल है। जहां इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वहां एक तगड़े रिटर्न की उम्मीद भी जुड़ी होती है। कोई भी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल करोड़ों रुपए किसी चैरिटी के तौर पर तो हवा में नहीं उड़ाता। अगर हम सिर्फ इस मनी ट्रेल को ट्रैक करें तो हमारे सामने इलेक्शन का पूरा बिजनेस मॉडल खुलकर आ जाता है। तो चलिए इसी मॉडल की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम से जो कागजों पर दिखाया जाता है। इलेक्शन कमीशन के जो तय नियम हैं उनके मुताबिक एक लोकसभा उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में अधिकतम 95 लाख रुपए खर्च कर सकता है। अभी आंकड़ा सुनकर ही हंसी आती है। हाँ, बहुत ही अनरियलिस्टिक है ना? ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि अगर कोई उम्मीदवार सिर्फ अपने हेलीकॉप्टर के चक्कर और शहर भर के पोस्टर ही गिन ले तो 95 लाख रुपए तो शायद उसके शुरुआती 2-3 दिन के कैंपेन में ही खत्म हो जाएं। एक असली कैंपेन का खर्च आज के समय में 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक बहुत आसानी से टच कर जाता है। और यहीं से उस पूरे करप्शन लूप का जन्म होता है जिसे रिसर्च में कॉस्ट रिकवरी प्रॉब्लम कहा गया है। लॉजिकली सोचिए, अगर एक नेता चुनाव जीतने के लिए 50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए मार्केट से उठाकर खर्च कर रहा है तो जीतने के बाद उसका पहला काम क्या होगा? जाहिर है वो अपनी जेब तो खाली नहीं रखेगा। एग्जैक्टली। क्या वो तुरंत जनता की सेवा में लग जाएगा? नहीं, उसका सबसे पहला प्रेशर होगा अपने उस कैंपेन इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना। जिसने इलेक्शन में 100 करोड़ लगाए हैं वो जीतने के बाद 500 करोड़ बनाने का टारगेट रखेगा। ये तो बहुत डरावना गणित है। बिल्कुल। जब किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि की प्रायोरिटी पब्लिक का डेवलपमेंट न होकर अपने खर्च किए गए पैसों की भारी भरकम वसूली बन जाती है तो सिस्टम वहीं से कोलैप्स होना शुरू कर देता है। फिर नीतियां और फैसले जनता के हिसाब से नहीं बल्कि रिकवरी के हिसाब से मोड़े जाते हैं। ये कॉस्ट रिकवरी वाला एंगल वाकई आंखें खोलने वाला है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पर लाके देखें तो एक और बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी काम कर रही है। इसे 500 रुपए की साइकोलॉजी कह सकते हैं। वो जो चुनाव से पहले बनता है। जी, चुनाव से ठीक 1-2 दिन पहले जिस तरह से कई इलाकों में कैश बांटे जाते हैं, शराब बांटी जाती है या प्रेशर कुकर जैसी मुफ्त चीजें दी जाती हैं, वो कोई दरिया दिली नहीं है। सोर्सेज में इसका एक बहुत ही क्लासिक मैकियावेलियन एंगल दिया गया है। निकोलो मैकियावेली वाला सिद्धांत? हाँ, उनका एक बहुत पुराना राजनीतिक सिद्धांत है, जनता को सिर्फ इतनी खैरात बांट दो कि वो खुद को आपका कर्जदार समझने लगे। जब एक नागरिक चुनाव की रात को वो 500 रुपए या शराब की बोतल लेता है तो वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं ले रहा होता, वो असल में अगले 5 साल के लिए सिस्टम से सवाल पूछने की अपनी ताकत, अपनी आवाज उस नेता को बेच रहा होता है। बिल्कुल। उन्हें कुछ मुफ्त की चीजें पकड़ा दो और वो अगले 5 साल तक सड़क, पानी या अस्पताल न होने पर बगावत नहीं करेंगे। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। ये बहुत ही डार्क लेकिन सटीक एनालिसिस है। लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल गया, लेकिन असल में ये उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर चुप कराने की एक बहुत ही सस्ती और असरदार ट्रिक है। 500 रुपए देकर 5 साल की जवाबदेही से बच जाना, इससे बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है? सही कहा। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये जो 50 या 100 करोड़ रुपए एक सीट पर बहाए जा रहे हैं, ये आते कहां से हैं? इसके लिए हमें इलेक्टोरल ट्रस्ट्स और काले धन के उस पूरे जाल को समझना होगा जो बाहर से देखने पर बहुत साफ सुथरा लगता है। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पूरी तरह से असंवैधानिक करार देकर बंद कर दिया।
कोर्ट का साफ कहना था कि इन बॉन्ड्स में चंदा देने वाले का नाम और पहचान छिपी रहती है, जो सीधे तौर पर नागरिकों के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। जी बिल्कुल। तो जब वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला रास्ता बंद हो गया तो ऐसा लगा कि अब शायद फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब सारा पैसा डिजिटल ट्रांसफर और इलेक्टोरल ट्रस्ट्स के जरिए आ रहा है। तो क्या ये नया सिस्टम वाकई ट्रांसपेरेंट है या फिर ये भी कोई नया तरीका है? अगर आप अकाउंटिंग के चश्मे से देखेंगे तो तस्वीर अभी भी उतनी ही धुंधली है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सिर्फ एक नया ब्लैक बॉक्स तैयार कर दिया गया है। ये जो इलेक्टोरल ट्रस्ट्स होते हैं, जैसे प्रूडेंट या समाज ट्रस्ट, ये असल में बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए एक लीगल ढाल की तरह काम करते हैं। लीगल ढाल? हाँ। वो कैसे? इसका मैकेनिज्म बहुत चालाकी से डिजाइन किया गया है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, भारती एयरटेल हो या अडानी हो, वो सीधे किसी राजनीतिक पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं डालती। वो अपना पैसा इन इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेट करती है। ओके। कानून के मुताबिक ट्रस्ट को ये तो बताना करता है कि उसे फलां कंपनी ए से 100 करोड़ रुपए मिले, और ट्रस्ट ये भी बताता है कि उसने फलां पार्टी बी को 100 करोड़ रुपए दिए। मगर कैच ये है कि ये कभी साबित नहीं किया जा सकता कि कंपनी ए का ही वो 100 करोड़ रुपया पार्टी बी के पास गया है। एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रस्ट के पास तो 20 अलग अलग कंपनियों का पैसा आ रहा है। वो सारा पैसा एक ही पूल में मिक्स हो जाता है, तो कंपनी की पहचान और पार्टी के साथ उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब पैसा किसने किसको दिया, ये लिंक गायब हो गया। हाँ, आप कभी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि किस कॉर्पोरेट ने किस पार्टी को फंड किया। वो लिंक छुपाने का पूरा पर्पस इन ट्रस्ट के जरिए सॉल्व हो जाता है। और यहीं पर वो 95% डिस्ट्रीब्यूशन रूल आता है, जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा हैरान किया है। हमारी रिसर्च के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट के तहत 2013 में जो इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम आई थी, उसमें एक बहुत ही अजीब सा नियम है। जी, वो टैक्स वाला नियम। हाँ, एक ट्रस्ट को साल भर में जितना भी डोनेशन मिला है, उसका 95% हिस्सा उसे उसी वित्तीय वर्ष के अंदर राजनीतिक पार्टियों को बांटना ही होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ट्रस्ट को उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रकम पर भारी टैक्स देना पड़ता है। अब जरा इस नियम के प्रैक्टिकल इम्पैक्ट को समझिए। मान लीजिए एक ट्रस्ट के पास मार्च का महीना आते आते 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं और इसे अपना 95% पैसा तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो टैक्स पेनल्टी से बच सके। तो वो क्या करेगा? वो ट्रस्ट ये करोड़ों रुपए किसे देगा? क्या वो किसी ऐसी विपक्षी पार्टी को देगा जो भी कमजोर है? लॉजिकली कॉर्पोरेट्स का पैसा उस पार्टी के पास जाएगा जो इस वक्त सत्ता में है, जो तुरंत पॉलिसी लेवल पर डिसीजन ले सकती है और जिनके पास पावर है, यानी इनकम्बेंट पार्टी को। बिल्कुल। तो ये जो 95% वाला नियम है, ये टेक्निकली ट्रस्ट्स पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाता है कि वो अपना ज्यादातर फंड रूलिंग पार्टी की तरफ ही डाइवर्ट करें। यह नियम विपक्ष को फाइनेंशियली भूखा मारने का एक बहुत ही लीगल और कारगर हथियार बन जाता है। ये तो हो गई व्हाइट मनी और कॉर्पोरेट फंडिंग की बात, लेकिन जो ग्राउंड पर कैश बंट रहा है वो कहां से आता है? वहां एक और बहुत बड़ा लूपहोल काम कर रहा है, जिसे कैश लूपहोल कहते हैं। वो 2000 रुपए वाला रूल? हाँ, हमारे देश में नियम है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 2000 रुपए से ऊपर का चंदा नकद में नहीं ले सकती। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कैश पर रोक लगा दी गई, लेकिन पार्टियां अपनी ऑडिट रिपोर्ट में हजारों करोड़ रुपए अज्ञात स्रोतों से आए हुए दिखा देती हैं। और जस्टिफिकेशन क्या होता है? वो कहती है कि देश भर के लाखों आम लोगों ने उन्हें 1999 रुपए का नकद चंदा दिया है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद है। बिल्कुल। ये सोचकर ही हंसी आती है कि अचानक से लाखों लोगों के पास बिल्कुल 1999 रुपए का छुट्टा कैसे आ गया। वो सिर्फ कागजों पर 1999 रुपए की लाखों पर्चियां कट रही हैं। ग्राउंड पर वो किसी बड़े बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर या हवाला ऑपरेटर का करोड़ों का ब्लैक मनी होता है, जिसे इस 2000 रुपए की लिमिट के नीचे स्प्लिट करके पूरी तरह से वाइट कर दिया जाता है। ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर सीधे सीधे काला धन घुसाने का सबसे बड़ा और आसान दरवाजा है। और इस काले धन या कॉर्पोरेट फंडिंग की सबसे बड़ी कीमत आखिर में एक आम नागरिक को ही चुकानी पड़ती है, खासकर जब बात पब्लिक वेलफेयर की आती है। यहाँ मैं आपसे सेक्शन 80 GGB और GGC के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये जो टैक्स हेवन बना रखा है कॉर्पोरेट्स के लिए, ये काम कैसे करता है? ये टैक्स कोड्स असल में पूरी कहानी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 GGB के तहत अगर कोई कंपनी राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देती है तो उसे उस रकम पर 100% का टैक्स डिडक्शन मिलता है। 100%? जी। इसे एक बहुत ही सिंपल मैथ्स के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका इस साल का प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और उस पे उसे टैक्स देना है।
अब उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो किसी अच्छे एनजीओ को पैसा दे दे जो गांव में नए अस्पताल और स्कूल बना रहा है। वहां उसे शायद कुछ हद तक टैक्स में छूट मिले, लेकिन पूरी नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि वो पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए एक राजनीतिक पार्टी को दे दे। जैसे ही वो ये करेगी, उसकी टैक्सेबल इनकम में से वो 100 करोड़ रुपया सीधे सीधे माइनस हो जाएंगे। उसे उस रकम पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर जिनकी हमारे देश को इतनी सख्त जरूरत है, वहां दान देने पर कंपनी को उतना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना एक पॉलिटिकल पार्टी की तिजोरी भरने पर मिलेगा। ये तो सबसे बड़ा ट्रैप है। इस पॉलिसी ने एक ऐसा अजीब सा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है जहां किसी भी बड़े कॉर्पोरेट के लिए पब्लिक वेलफेयर में पैसा लगाने से ज्यादा फायदेमंद एक पॉलिटिशियन को फंड करना हो गया है। ये तो सीधे सीधे प्राथमिकताओं से खिलवाड़ है। बिल्कुल। इसीलिए अक्सर देखते हैं कि हमारे हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर हमेशा फंड्स की कमी से जूझते रहते हैं। जो पैसा समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल हो सकता था, वो टैक्स बचाने के चक्कर में राजनीतिक प्रभाव खरीदने में डाइवर्ट हो जाता है। आम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, परोक्ष रूप से उसी टैक्स के नुकसान की कीमत पर ये राजनीतिक चंदे सब्सिडाइज किए जा रहे हैं। इसे ही असली दुनिया में क्विड प्रो को कहा जाता है, कुछ के बदले कुछ। जब कोई कंपनी 100 करोड़ रुपए का पॉलिटिकल डोनेशन दे रही है, तो वो कोई दानवीर नहीं बन रही है, वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब किसी पार्टी को इतनी भारी फंडिंग मिलती है, तो चुनाव जीतने के बाद उस डोनर कंपनी को बड़े बड़े पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स या माइनिंग लीज मिलने के जो पैटर्न है, वो कोई इत्तेफाक नहीं होते। एकदम सही। और इसका सीधा असर एक आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि उस ओवरप्राइज्ड हाईवे का टोल टैक्स या उस माइनिंग से होने वाले नुकसान की कीमत अंत में नागरिक ही तो भुगत रहा है। ठेके मिलना तो फिर भी इस खेल का सिर्फ एक हिस्सा है। जब फंडिंग का लेवल इतना बड़ा होता है, तो उसका असली टारगेट होता है पूरे के पूरे कानून और नीतियां बदलवाना। वो कैसे काम करता है? मान लीजिए एक कॉरपोरेट ग्रुप जंगलों के बीच में एक बड़ा प्लांट लगाना चाहता है, लेकिन पर्यावरण के सख्त कानून उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। तो वो क्या करेगा? वो इलेक्शन में करोड़ों की फंडिंग करेगा और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का खूबसूरत सा नारा उछाला जाएगा। हाँ, लेकिन उसी ईज ऑफ बिजनेस के नाम पर पर्यावरण से जुड़े उन कड़े कानूनों को डाइल्यूट कर दिया जाएगा, हल्का कर दिया जाएगा। या फिर लेबर लॉज में ऐसे बदलाव किए जाएंगे जिससे मजदूरों को निकालना आसान हो जाए और कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। कॉर्पोरेट फंडिंग का ये दबाव हमारे सीधा पर्यावरण और बेसिक अधिकारों से खिलवाड़ करता है। ये तो अपने ही देश के कॉर्पोरेट्स की बात हुई। सोर्सेज में एक और बहुत ही खतरनाक लेयर का जिक्र है, विदेशी प्रभाव का खतरा। हमारे देश में FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लागू है। इसका सीधा सा मकसद है कि भारत की राजनीतिक पार्टियों को विदेशी चंदा लेने से रोका जाए, ताकि बाहरी देश हमारी राजनीति को कंट्रोल ना कर सके। एग्जैक्टली। लेकिन रिसर्च बताती है कि विदेशी कंपनियों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। वो अपनी भारतीय सब्सिडरीज यानी भारत में रजिस्टर्ड अपनी स्थानीय शाखाओं का इस्तेमाल करती है। पेरेंट कंपनी भले ही बाहर की हो, लेकिन भारतीय ब्रांच के जरिए वो करोड़ों रुपए यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में पंप करती हैं। और ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर नीतियां बनाने वाले लोग, सांसद या विधायक उन विदेशी ताकतों के पैसे के दम पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो क्या हम अपने देश का भविष्य उनके हाथों में नहीं सौंप रहे? बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। जब वो पॉलिसी बनाएंगे तो वो नागरिकों के हित में होगी या उस विदेशी कंपनी के प्रॉफिट को ध्यान में रखकर बनेगी? ये समझना बहुत जरूरी है कि फंडिंग का असर सिर्फ बंद कमरों में बनने वाली नीतियों तक सीमित नहीं रहता। ये फंडिंग लोगों के दिमाग, उनकी सोच और धारणाओं को भी कंट्रोल करती है। ये पॉइंट बहुत अहम है। लोगों को अक्सर लगता है कि जो इलेक्शन का 50 करोड़ या 100 करोड़ का बजट है, वो सिर्फ झंडे, बैनर और नेताओं के चार्टर्ड प्लेन में खर्च हो रहा है। लेकिन आज के डिजिटल युग में इस फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा नैरेटिव कंट्रोल में जाता है। नैरेटिव गढ़ने में, हाँ। एक पॉलिटिकल एडिटर के तौर पर मैं ये रोज देखती हूँ। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े वॉर रूम्स बनाए जाते हैं, हजारों पेड इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करके एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया जाता है जहां किसी एक नेता की पॉजिटिव इमेज को लगातार हर स्क्रीन पर पुश किया जाता है। हर जगह वही नजर आते हैं। हाँ, न्यूज ऐप खोलें, फेसबुक खोलें या यूट्यूब देखें तो हर जगह वही नेता दिखेगा। और जो विरोधी हैं, उनकी आलोचनाओं को या तो एल्गोरिदम के जरिए पूरी तरह से दबा दिया जाता है या चुनिंदा तरीके से उनके नेगेटिव पॉइंट्स को इतना उछाला जाता है कि आम वोटर कंफ्यूज हो जाए।
इस भारी फंडिंग और नैरेटिव कंट्रोल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वोटर्स को एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि किसी नेता की जो ये लोकप्रियता है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब लोग अपने आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। हाँ, बिना किसी फोर्स के। जबकि पर्दे के पीछे की सच्चाई ये होती है कि वो लोकप्रियता करोड़ों रुपए की फंडिंग और एक बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग मशीनरी द्वारा खरीदी गई होती है। जब आपके पास बेहिसाब पैसा है तो आप हर जगह मौजूद रह सकते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज बार बार दिखती है दिमाग उसी को सच और लोकप्रिय मान लेता है। तो अब तक की इस बातचीत में हमने प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझ लिया है। ब्लैक बॉक्स कैसे काम कर रहा है, टैक्स हेवन का गणित क्या है और कैसे पैसे से नीतियां और हमारी सोच खरीदी जा रही है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम पर बात करके छोड़ देना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल, समाधान भी जरूरी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। द मनी ट्रेल रिसर्च और स्मार्ट वोटर फॉर्मूला में वोटर्स के लिए एक पूरा सिटीजन टूल किट तैयार किया गया है। अब समय आ गया है कि वोटर्स किसी भी नेता के भाषण पर ताली बजाने से पहले उसकी खुद जांच करें। इसके लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और माय नेता पोर्टल जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। मेरा भी यही मानना है कि एक जागरूक नागरिक का काम सिर्फ वोट देना नहीं है। हर साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में जब सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स फाइल करती हैं, तो आम नागरिकों को आदत डालनी चाहिए कि वो जाकर उन रिपोर्ट्स को पढ़ें, ताकि पता चले कि असली बॉस कौन है। एग्जैक्टली। तभी समझ आएगा कि चुने हुए प्रतिनिधि का असली बॉस कौन है, पब्लिक या फिर वो बड़ा डोनर जिसने इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए उसे करोड़ों दिए हैं। और इस काम को आसान बनाने के लिए आकाश कुमार भूई की रिसर्च में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिटीजन मनी ट्रेल स्कोर कार्ड डिजाइन किया गया है। ये 100 अंकों का एक इवैल्यूएशन मॉडल है, राइट? जी, जिससे कोई भी वोटर अपने लोकल नेता या सांसद का रिपोर्ट कार्ड खुद बना सकता है। चलिए इस स्कोर कार्ड को हवा में बात करने के बजाय एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। इसमें 6 पैमाने दिए गए हैं। पहला पैमाना है फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, जिसके 20 अंक हैं। क्या नेता पब्लिकली बता रहे हैं कि उनके चुनाव प्रचार में पैसा कहां से आया? अगर बता रहे हैं तो 20 नंबर। और दूसरा है एक्सपेंस रियलिज्म, इसके भी 20 अंक हैं। मान लीजिए एक नेताजी कह रहे हैं कि उन्होंने चुनाव में सिर्फ 50 लाख खर्च किए, लेकिन उनके कैंपेन में रोल्स 4 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे। मतलब खर्चे की असलियत और कागजों में भारी गैप है। बिल्कुल। तो यहां उनके 20 नंबर कट गए। तीसरा बिंदु है पॉलिसी न्यूट्रलिटी, यानी नीतियों में निष्पक्षता। इसके भी 20 अंक हैं। क्या उनके जीतने के बाद जो नए नियम बने उससे आम जनता को फायदा हुआ या उनके खास डोनर्स को? और चौथा पैमाना मुझे सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, कॉन्ट्रैक्टर डाइवर्सिटी, जिसके 15 अंक हैं। इसे ऐसे देखें कि क्या इलाके में सड़क बनाने का, पुल बनाने का या कूड़ा उठाने का सारा बड़ा सरकारी ठेका किसी एक ही कंपनी को मिल रहा है जो शायद उनकी क्लोज डोनर है। अगर ठेकेदारों में डाइवर्सिटी नहीं है तो 15 नंबर और गए। पांचवा है एसेट चेंज आफ्टर इलेक्शन, इसके भी 15 अंक हैं। चुनाव लड़ने से पहले हल्फनामे में एक गाड़ी और एक फ्लैट था और 5 साल बाद अचानक 3 फार्म हाउस और करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई। अगर संपत्ति ऐसे बेहिसाब बड़ी है तो ये 15 नंबर भी माइनस। और आखिरी छठा पैमाना है पब्लिक बेनिफिट प्रायोरिटी, जिसके 10 अंक हैं। क्या उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जो असल में जनता के लिए जरूरी थे? इस पूरी कैलकुलेशन के बाद इन 100 अंकों में से अगर किसी नेता या पार्टी का स्कोर 80 से ऊपर आता है तो तसल्ली की जा सकती है कि वहां काफी हद तक पारदर्शी राजनीति हो रही है। अगर स्कोर 50 से 80 के बीच है तो अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है। और अगर 50 से कम हो? अगर स्कोर 50 से नीचे गिर जाता है तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि वहां बाहरी इन्फ्लुएंस का भारी कब्जा है, नीतियां बिक चुकी हैं और फैसले जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। इसके अलावा सोर्सेज में एक और बहुत ही आसान और असरदार तरीका बताया गया है, जिसे फॉलो द प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। इसके लिए किसी को CA या ऑडिटर होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने इलाके के किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट को चुन लीजिए। जैसे कोई नया ओवरब्रिज बन रहा हो। हाँ, अब ये जांचिए कि उसका ठेकेदार कौन है। क्या टेंडर प्रक्रिया में सही तरीके से 2-4 कंपनियों ने हिस्सा लिया था या अकेले उसी को ठेका दे दिया गया? और सबसे अहम, क्या उस ब्रिज के काम की क्वालिटी वैसी है जैसी कागजों पर वादा की गई थी? जब कोई सिर्फ एक प्रोजेक्ट के इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है तो उस इलाके का पूरा फंडिंग इकोसिस्टम नंगा हो जाता है। साफ दिखने लगेगा कि पैसा कहां से चला, किसे मिला और क्वालिटी से समझौता क्यों किया गया। ये बहुत ही सॉलिड अप्रोच है। लोकतंत्र तभी सही मायने में मजबूत होता है जब फैसले पूरी तरह से जनता के हित में हों। अगर इलेक्शन की फंडिंग अदृश्य होगी,
ब्लैक बॉक्स में छुपी होगी तो नीतियां बनाने की प्रक्रिया भी हमेशा अपारदर्शी और करप्ट ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। एक असली जागरूक नागरिक सिर्फ नेताओं के लच्छेदार भाषणों में नहीं फंसता, वो पैसे के बहाव को, उस मनी फ्लो को समझता है। तो आज की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को समेटते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। एक सच्चा नेता असल में वो नहीं है जो बड़े कॉर्पोरेट्स के दरवाजे खटखटाकर रातों रात 100 करोड़ का फंड जुटा ले। सच्चा नेता वो है जो आम जनता के बीच जाए, उनसे 10-10 या 100-100 रुपए मांगकर क्राउड फंडिंग के जरिए अपना चुनाव लड़े। क्योंकि जब फंडिंग सीधे जनता से आएगी, पारदर्शी होगी, तभी वो नेता सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति जवाबदेह होगा, किसी कॉर्पोरेट हाउस के प्रति नहीं। एकदम सच। इस पूरी चर्चा के बाद मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जिस पर हमारे देश में अब एक गंभीर बहस शुरू होनी ही चाहिए। क्या हमारे देश में स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस लागू होना चाहिए? स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। जी। इसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों को कॉर्पोरेट से चंदा लेने की इजाजत ही ना हो। चुनाव लड़ने का एक बेसिक तय खर्चा सरकार खुद उठाए, टैक्स पेयर्स के पैसे से। सुनने में थोड़ा अजीब या मुश्किल लग सकता है, लेकिन क्या राजनीति से इस कॉर्पोरेट कंट्रोल और काले धन के खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का यही एकमात्र रास्ता बचा है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा। ये वाकई एक ऐसा विजनरी सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। अगर लोकतंत्र की इस छिपी हुई कीमत को चुकाने से बचना है तो इस दिशा में सोचना ही होगा। पैसों के इस अदृश्य जाल और लोकतंत्र के पीछे के इस डार्क इकोनॉमी को समझने के आज के इस सफर में बस इतना ही। ऐसी ही और गहरी, बेबाक और आंखें खोल देने वाली चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।